प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य को 20वीं कहानी सुनाते हुए वेताल कहता है कि राजन, चंद्रपुर नगरी के अंदर सुवीर सेन नाम का राजा राज्य करता था। उनका इकलौता पुत्र आनंद सेन राजा और राजकुमार दोनों के अंदर एक बात की समानता प्रदर्शित होती थी और वो थी शिकार की। दोनों पिता पुत्र जंगल के अंदर शिकार खेलने के लिए हर 2 दिन के बाद चले जाया करते थे। खूंखार जानवरों का शिकार करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और कतिपय राजा महाराजाओं की यही आदत होती है कि वे शिकार हमेशा खेला करते थे। इन दोनों में भी यह आदत का बेशुमार समानता प्रदर्शित होने का गुण कहना ठीक नहीं रहेगा, अवगुण कहूंगा, क्योंकि किसी भी निरपराध प्राणी को मारना कभी भी गुण नहीं हो सकता है, पर यह उनके अंदर विद्यमान था। दोस्तों, एक दिन महाराज की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो आनंद सेन कहने लगा कि पिताश्री, आज मैं एकाकी शिकार के लिए जाकर आता हूं। सुवीर सेन ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अपने अंगरक्षकों के साथ में राजकुमार आनंद सेन भयंकर जंगल के अंदर निकल पड़ा शिकार के लिए, अखेट के लिए। पर उस दिन संयोग ऐसा था कि जंगल में भयंकर तूफान बारिश के साथ आया और उस भयंकर तूफान में अंगरक्षक भी बिछड़ गए। दिशा विहीन होने लगा राजकुमार भी। चारों तरफ आंधियां चल रही थी, कुछ भी सूझ नहीं रहा था, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। उमड़ घुमड़ के बादल मूसलधार बारिश भी कर रहे थे। घोड़ा भी दिशा भूल गया और सरपट भागते भागते जंगल के अंदर एक बहुत बड़े पेड़ से घोड़ा टकराया, क्योंकि दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, और राजकुमार धड़ाम से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। राजकुमार की तंद्रा तो तब टूटी जब किसी 2 सैनिकों ने पानी छिड़ककर राजकुमार को होश में लाया, क्योंकि राजकुमार बेहोश हो चुका था और राजकुमार अपनी सीमा का उल्लंघन कर, अर्थात चंद्रपुर नगरी की सीमा को छोड़कर अवंतीपुर नगर की सीमा के अंदर प्रविष्ट हो चुके थे। पर उनकी वेशभूषा से लग रहा था कि ये किसी न किसी नगरी के राजकुमार हैं और दिशा भूल होने के कारण से अपनी सीमा में आ गए। फिर भी सैनिकों का कर्तव्य था, उन्होंने सोचा कहीं जासूस तो नहीं है, हमारी सीमा के अंदर क्यों आए, और इसी कारण से उन्होंने राजकुमार को बंदी बना दिया। हो सकता है क्योंकि ये वेशभूषा धारण करके बताना चाहते कि मैं राजकुमार हूं, इन्हें कोई पकड़ेगा नहीं, पर ये गुप्तचर भी हो सकता है किसी देश का। बंदी बना लिया। राजकुमार को होश आया तो राजकुमार ने देखा कि 2 सिपाही उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुझे बांध के क्यों रखा है और तुम हो कौन, मैं कहां हूं? तो उन्होंने कहा, आप अवंतीपुर नगरी की सीमा के अंदर आ चुके हो और यहाँ के जो राजा धर्मवीर है उनका सख्त आदेश है, कोई भी सीमा का उल्लंघन करके आ जाता है तो उसको बंदी बना लिया जाए, इसलिए हमने आपको बंदी बना लिया है। पर मैं तो, आप जो भी हो, सिपाही ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आपको जो भी कहना है महाराज के पास हम आपको लेके चल रहे हैं, आप धर्मवीर जी के सामने ही अपनी भावों की अभिव्यक्ति दो, जो तुम्हें कहना है कहो।
राजकुमार आनंद सेन भली भांति जानते थे नियमों को। वे चुपचाप उन सैनिकों के साथ में अवंतीपुर नरेश धर्मवीर के राजसभा में पहुंच गए। उनके बंधनों को खोला गया। देदीप्यमान चेहरा आनंद सेन का देखते ही बनता था। धर्मवीर ने कहा कि कौन हो, कहां से आए हो? आनंद सेन ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं चंद्रपुर नगरी के महाराज सुवीर सेन का पुत्र आनंद सेन। सुवीर सेन का नाम सुनते ही महाराज धर्मवीर अपने सिंहासन से उठ बैठे, खड़े हुए और कहने लगे आलिंगबद्ध करते हुए कि आनंद सेन, तुम सुवीर सेन के बेटे हो? वे तो मेरे परम मित्र हैं। गुरुकुल के अंदर हम दोनों साथ में ही पड़े हुए हैं। आओ आओ, आज तो धन्य भाग्य, भगवान ने हमें आतिथ्य सत्कार करने का भी मौका दिया, तो किसका दिया? मेरे परम मित्र सुवीर सेन के पुत्र का। आई और राजा स्वयं आनंद सेन को अर्थात राजकुमार को अपने अतिथि गृह के अंदर लेकर गए। उनकी वहां पर समीचीन व्यवस्था करवा दी और कहा, अब मैं तुम्हें 8-10 दिन तक यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा। हमारी नगरी को भी तो देखो और बताओ यहां पे हमें और क्या डेवलप करना है। अवंतीपुर नरेश के भाव विभोर कर देने वाले वचनों को सुनकर आनंद सेन गदगद हो गया। उसे पिता तुल्य प्यार मिल रहा था वहां पर उनकी बातों से भी, क्योंकि कई बार उसने भी सुवीर सेन के मुंह से अवंतीपुर नरेश धर्मवीर का नाम सुना था, पर प्रत्यक्ष रूप में आज 22 वर्ष बीत गए थे इस बात को, क्योंकि करीब करीब बचपन में जब 8-10 साल के हो गए आनंद सेन, तब से उनके पिता भी धर्मवीर की चर्चा अपनी पत्नी के साथ में आनंद सेन के समक्ष किया करते थे। मेरा बाल्य सखा है, इस तरह से है। कई शूरवीरता की गाथाएं भी वे इनके सामने गाते थे। फलस्वरूप ये भी अपने पिता तुल्य उन्हें मानने लग गया। अब 8 दिन किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग न आने वाला है, ये सोचकर फिर भी आनंद सेन ने कहा कि महाराज, मेरे पिता चिंता करेंगे। मैं शिकार के काम से निकला था, शिकार करने के लिए निकला था, और मैं घर पे ही नहीं पहुंचूंगा तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। वैसे भी पिताश्री की तबीयत आज ठीक नहीं थी। धर्मवीर ने कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आज ही राजदूत को अभी इसी क्षण द्रुतगामी अश्व के साथ में चंद्रपुर नगरी के अंदर तुम्हारे पिताश्री के पास भेज देता हूं और एक संदेशा दिला देता हूं कि तुम सुखरूप सुरक्षित मेरे पास हो। अब आनंद सेन को कुछ बोलने के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। दोस्तों, आनंद सेन 3 दिन व्यतीत हो गए, आराम से पूरी अवंतीपुर को अपनी निर्निमेष दृष्टि से देखे जा रहे थे। भव्य अट्टालिकाएं, जगह जगह सुरम्य उद्यान, किसी भी बात की उस नगरी के अंदर कोई कमी नहीं थी। अचानक उनके ही अतिथि गृह के बाजू में ही मां अंबिके का एक सुंदर भव्य मंदिर भी था। उनके कर्णरंध्रों के अंदर एक सुरीली आवाज गायन की पड़ने लगी। जैसे सांप को बीन की धुन सुनते ही वो भूल जाता है और अपने बील में से बाहर निकलकर उस धुन के साथ साथ डोलने लगता है, ठीक इसी तरह से आनंद सेन के साथ भी हुआ। वो कर्णों को तृप्त कर देने वाली कानों के माध्यम से उसके हृदय को स्पर्श करती हुई आवाज सुनते सुनते वो मंदिर तक आ गए। अम्बी मामा के मंदिर में एक सुंदर कन्या, नाम था उसका रूपवती। जैसा नाम
वैसा ही उसका रूप और उसका सौंदर्य। और ये रूपवती और कोई नहीं, महाराज धर्मवीर की इकलौती लड़की थी, राजकुमारी थी। इतनी सुरीली आवाज किसी की हो सकती है, आनंद सेन ने सोचा भी नहीं था। बस लग रहा था कि यह आवाज कभी भी रुके नहीं और मैं तृप्त होता चला जाऊं, सुनता ही चला जाऊं। जैसे ही गाना मध्यांतर के बीच में आया तो राजकुमारी उठकर नृत्य भी करने लगी। उसका नृत्य भी अद्वितीय था, नृत्य के साथ साथ गायन, आह अद्भुत कला। महाराज धर्मवीर भी इस बीच मंदिर में पहुंच चुके थे, क्योंकि आरती का समय होने वाला था और पूजा वगैरह सब विधि विधान हो चुका था। अंतिम बस राजकुमारी का नृत्य समाप्त होते ही आरती की जाने वाली थी और आज की आरती महाराज के खुद के हाथों से होनी थी। निर्निमेष दृष्टि से जब आनंद सेन को देखते ही हुए महाराज धर्मवीर ने देखा तो वे भी देखते ही रह गए अपनी पुत्री की उस कला। वैसे महाराज कई बार देख चुके थे, पर आज का नृत्य अद्भुत था, गायन भी अद्भुत, सुर ताल के साथ में जब उसकी आवाज, सुरीली आवाज उसके कंठ से निकल रही थी तो मानो लग रहा था साक्षात सरस्वती उसकी जिह्वा के ऊपर अधिष्ठित हो चुकी है। समाप्त हुआ नृत्य और गायन, आरती की गई तो आरती के साथ साथ प्रसाद देने के लिए राजकुमारी स्वयं जितने भी लोग आए थे उनके सामने आरती का थाल लेकर आगे की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही आनंद सेन के सामने वो पहुंची, दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए, जैसे मान लो सांप सूंघ गया हो। अब पलक दृष्टि से वो भूल गए कि हमारे आसपास काफी लोग खड़े हैं। आनंद सेन भी उसके रूप को देखकर अपना भान भूल गया। आखिर महाराज स्वयं धर्मवीर आए और कहा कि बेटा प्रसाद तो दो। और हां, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये मेरे मित्र सुवीर सेन, जो कि चंद्रपुर नगरी के राजा हैं, उनके इकलौते पुत्र राजकुमार आनंद सेन हैं। पिताजी की आवाज सुनकर राजकुमारी की तंद्रा टूटी। अब राजकुमारी रूपवती को भी आनंद सेन का परिचय करने के पश्चात रूपवती सोचने लगी कि ऐसा राजकुमार मैंने तो जिंदगी में देखा नहीं। उसका भी रूप रूपवती से भी ज्यादा सुंदर था, अद्भुत कला का धनी था वो भी। आंखों के माध्यम से इन दोनों के बीच में प्रेम का अंकुर अंकुरित हो उठा। अब उठते बैठते सोते जागते रूपवती के आंखों के सामने राजकुमार आनंद सेन की वही छवि दृष्टिगोचर होने लगी और आनंद सेन की भी आंखों के सामने रूपवती का वह नृत्य और वह गायन कला बरबस चित्रपटल की भांति समाहित होने लगी, वही बार बार दृष्टिगोचर होने लगा। उन्होंने घंटा बजाया अतिथि गृह में आकर। जो उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए सिपाही की नियुक्ति की गई थी वो आया और कहा कि आदेश दीजिए, क्या लाऊं? आनंद सेन ने कहा कि यहाँ पे मुझे वीणा मिल सकती क्या, मैं वीणा बजाना चाहता हूं। अरे, हमारी राजकुमारी स्वयं वीणा बजाती है और बहुत अच्छा बजाती है। राजकुमार सोचने लगा कि इस राजकुमारी के अंदर कितनी कलाएं हैं, संगीत से जुड़ी हुई सारी कलाएं इसके अंदर है, क्या बात है। उन्होंने कहा जरूर, राजकुमारी यदि अपनी वीणा देना चाहेगी तो मैं उसे बजाना चाहूंगा। सिपाही चला गया और उसने राजकुमारी के भवन में जाकर निवेदन किया कि राजकुमार
आनंद सेन वीणा मांग रहे हैं, क्या आप अपनी वीणा उन्हें बजाने के लिए दे सकती हो? राजकुमारी ने कहा, क्या उन्हें वीणा बजाना आता है? और हंसते हंसते उसने अपनी वीणा उस सिपाही के हाथों में थमा दी। सिपाही उस वीणा को लेकर आता है और राजकुमार को देता है, और जब राजकुमार उस वीणा के ऊपर अपनी उंगलियों को थिरकाते हैं तो दोस्तों दसों दिशाएं मानो मंत्र मुग्ध हो जाती है। वे जो सुर निकलते हैं, राजकुमार वीणा के साथ साथ स्वयं भी बहुत अच्छा गाते थे। जब वीणा वादन उनका शुरू हुआ, राजकुमारी भी अपना होशो हवास छोड़कर भागती हुई अतिथि गृह में कब आई और कब उनके चरणों में बैठ गई, उसे खुद को ही पता नहीं। ये भी मंत्र मुग्ध होकर वीणा बजा रहे हैं और मां शारदे का भजन, मां शारदे की स्तुति अपने सुरीले कंठ के माध्यम से कर रहे हैं। ये भी अपने आप को भूल चुके थे। और दोस्तों, जब आदमी किसी भी कला के अंदर उस कला को जीवित रखने का एकमात्र यही कारण है कि हम अपने आप को भूल जाएं। जब आप डूब जाते हो तो कला सार्थक हो जाती है, हमारी कला सफल हो जाती है। इसकी राजकुमार की जब वीणा वादन समाप्त हुआ तब ये भी घबराई और कहने लगी कि मैं यहां कहां आ गई, कैसे आ गई? पर ये खींची चली आई थी। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेता है, खींच लेता है, वैसे ही पहली मुलाकात के अंदर दोनों ने एक दूसरे को निर्निमेष दृष्टि से जब देखा था तो प्रेम का अंकुर अंकुरित हो गया था। कहते हैं ना, आंखों से आंखों का वास्ता ना होता तो तेरे दिल तक पहुंचने का रास्ता ना होता। तो दोनों एक दूसरे के दिल तक पहुंच गए थे। अब थोड़ी देर उनका वार्तालाप चला, दोनों एक दूसरे से गुणों से प्रभावित हो चुके थे। 4 दिन इनका रोज मिलना, उठना, बैठना, एक दूसरे के बारे में समझना, वार्तालाप करना, कब 4 दिन और व्यतीत हो गए। इस तरह से 4 और 4 8 दिन चले गए। अब ये राजकुमारी कहने लगी कि मैं आपके बिना अब रह नहीं पाऊंगी। राजकुमार ने कहा, मेरी भी यही इच्छा है। मैं अभी जाकर तुम्हारे पिताजी महाराज धर्मवीर से तुम्हारा हाथ मांग लेता हूं। वे तो मेरे पिता श्री सुवीर सेन जी के परम मित्र हैं और मुझे लगता है वे मुझे कभी ना नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, आप जाइए। और सचमुच में आनंद से महाराज के पास पहुंचते हैं और कहने लगते कि महाराज, मैं आपके आतिथ्य से परम संतुष्ट हूं, किसी बात की मुझे कोई कमी यहां पर महसूस नहीं हुई, पर अब मैं इजाजत चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं। अरे बेटा, तुम और 2-4 दिन रह सकते हो, इसे अपना ही राज्य समझो। महाराज, आपके ऋण से मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी उऋण हो पाऊंगा, पर अब मेरा ज्यादा समय यहां रुकना ठीक नहीं है। पर जाते जाते मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं कि निसंकोच कहिए तुम्हें क्या चाहिए। कि महाराज, मैं आपके बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं, मैं उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। थोड़े गंभीर हो गए महाराज धर्मवीर और कहने लगे कि तुम तो जानते हो आनंद सेन, हम क्षत्रिय जो है अपने वचनों के अनुसार प्राण दे देंगे पर वचनों को नहीं तोड़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है यदि मैं राजकुमारी रूपवती का हाथ तुम्हारे हाथ में देता, पर विलंब हो गया है। तुम जिस दिन यहां पर आए हो उससे 8 दिन पूर्व यदि तुम आ जाते तो शायद मैं राजकुमारी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देता, पर
अब ये संभव नहीं है, क्योंकि सुंदर नगर के राजकुमार को मैं वचन दे चुका हूं और उसके साथ मैंने रूपवती का पानी ग्रहण फाइनल कर दिया है, मंजूरी दे दी उन्हें विवाह की। मैं वचनबद्ध हूं, अब चाहकर भी मैं इस वचन को नहीं तोड़ सकता, मुझे क्षमा करना। आनंद सेन जानता था शूरवीर अपने वचनों के खातिर अपनी जान दे देंगे, पर अपने वचन को भंग नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी रघुकुल की यही रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनों के खातिर तो आन बान शान उनके वचन ही तो होते हैं, तभी तो उनकी आन बान शान रहती है, वरना कभी की उनकी इज्जत धूमिल हो जाती है। अब क्या करें, क्योंकि राजकुमार भी अपना दिल दे बैठे थे। वापस आए अतिथि गृह के अंदर, राजकुमारी उनका इंतजार ही कर रही थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ कि तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारा रिश्ता पहले से ही सुंदर नगर के राजकुमार के साथ में तय कर लिया है। हाँ, मैं जानती हूं, पिताजी ने मुझे कहा भी था, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? राजकुमारी कहने लगी, मैंने क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल ही नहीं पाती थी। अरे हमने तो 4 दिन तक इतनी बातें की, तुम बता सकती थी। राजकुमारी निरुत्तर थी, क्योंकि राजकुमारी ने ये बात राजकुमार आनंद सेन से छुपाई थी। फिर भी अब वो कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ ही विवाह करना है, पर तुम्हारे पिताजी का वचन वो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं रह सकती। राजकुमार ने कहा, ठीक है, क्षत्रियों का तो धर्म है, यदि मैं तुम्हारा अपहरण करके ले जाऊं, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहना पसंद करूंगी। राजकुमारी का 2 टूक जवाब था। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहां पर द्रुतगामी अश्व कहां मिल सकता है? राजकुमारी बोली कि नगर के बाहर हरि बाबा नाम के एक व्यक्ति है और वे अश्वों को प्रशिक्षित भी करते हैं, उनके पास कई तरह के अश्व हैं, वे बेचते भी हैं, वहां तुम्हें द्रुतगामी अश्व मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं अभी वहां पर जाता हूं और उनसे अश्व लेता हूं। तुम ठीक सायंकाल सूर्य अस्त होते ही पूर्व दिशा की ओर जो राजोद्यान है, उस राजोद्यान के अंदर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं वहां पर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ अपनी नगरी चंद्रपुर नगरी के अंदर मैं लेके चला जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, ठीक है। ये हरि बाबा के पास पहुंच गए, जो कि घोड़े के सौदागर थे, घोड़े के व्यापारी थे। पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि बाबा, मुझे एक द्रुतगामी अश्व चाहिए जो हवा के साथ बातें करता हुआ चले, पवन वेग से चले। हरि बाबा ने कहा कि राजकुमार, मेरे पास आज की तारीख में सिर्फ 2 अश्व है ऐसे, ये दोनों अश्व हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी ले लीजिए। राजकुमार जवान अश्व की तरफ बढ़ने लगा तो हरि बाबा ने कहा कि बेटा पहले सुन लो, ये जवान अश्व, इसकी कीमत सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं है, और ये थोड़ा सा जो बड़ा है, थोड़ा बूढ़ा भी दिखता है, इसकी कीमत स्वर्ण मुद्राएं 100 है, 100 स्वर्ण मुद्रा। राजकुमार आश्चर्यचकित हुए, ऐसा क्यों? जवान की कीमत उल्टी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो आप उसे कम कीमत का बता रहे हो। सुनो, ये जो जवान अश्व है, इसमें कमी है, इसमें खामी है, क्योंकि ये पानी से डरता है। ऐसे तो ये बहुत तेज दौड़ता है, पर जैसे ही बीच में कहीं पानी दिखाई दिया तो ये वहीं रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो नानी, वो भी पानी से डरती थी, फिर इसकी मां, वो भी पानी से डरती थी, और अब ये भी पानी से डरता है। आज की भाषा में यदि मैं कहूं तो हमारा जो डीएनए होता है ना दोस्तों, बस मान लो जो हमारे पास आज की बीमारियां हैं, आज तो कई तरह की बीमारियां हो गई, मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है,
तो मेरे पापा को भी डायबिटीज होगी, मेरे कुल में, मेरे वंश में, मेरे दादा परदादा, उनसे डीएनए तैयार होता है। जो बीमारियां उनको थी, आज मेरा खान पान कैसा भी हो, पर मुझे भी वो बीमारी भविष्य में उद्भूत होंगी ही। ये डीएनए का ही प्रकार होता है। तो ये डीएनए आ रहा है इस अश्व के अंदर भी, फलस्वरूप ये पानी देखते ही रुक जाएगा। और ये जो दूसरा है, जिसकी कि मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं बोल रहा हूं, ये अश्व पवन वेग से दौड़ता है, और एक बार आपने इसकी लगाम खींच के एड़ी लगा दी, ये सरपट हवा से बातें करते हुए जब तक भागेगा तब तक कि आप इसको वापस लगाम खींच के रोकोगे नहीं, ये रुकेगा नहीं। उसने कहा ठीक है, मुझे यही अश्व दे दीजिए। और राजकुमार 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर हरि बाबा से वो बूढ़ा अश्व लेते हैं और उसको ऐड लगाते हैं, और सरपट बिना राजोद्यान में जाकर राजकुमारी को लिए बिना ही वे सीधे चंद्रपुर नगरी की तरफ कूच कर देते हैं। राजा से तो उनको इजाजत मिली गई थी, सीधे चंद्रपुर नगरी के अंदर आकर ही रुकते हैं। अब बेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, एक बात समझ में नहीं आई, राजकुमारी को राजोद्यान में आने का कहकर राजकुमार सीधे चंद्रपुर नगरी में क्यों आ गए? उन्होंने राजकुमारी को क्यों नहीं लिया? क्या कारण? क्या राजकुमार को इस तरह से करना चाहिए था? विश्वासघाती है ना ये एक तरह से, राजकुमारी के साथ विश्वासघात। राजकुमार भी चाहते थे उसे, ऐसी भी बात नहीं कि राजकुमार नहीं चाहते थे। और क्षत्रिय तो इस तरह से, राजकुमारी हो या कोई भी हो, उन्हें जो चीज पसंद आ गई उसे लेने का उनको पूर्ण अधिकार भी होता है। भीष्म पितामह को ही देखिए ना, अंबिका वगैरह उन सब का अपहरण करके वे लेके आ गए थे। ये तो प्राचीन परंपरा है। फिर राजकुमार आनंद सिंह ने ऐसा क्यों किया? मुझे समीचीन उत्तर यदि तुम जानते हो तो बताओ। अब राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि आनंद सिंह ने ऐसा क्यों किया। आज हमें भी यदि ये सवाल पूछा जाए तो हम चकरा जाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे, हमारा दिमाग चक्कर खाने लगेगा। मैं आपसे ही पूछता हूं दोस्तों, ऐसा क्यों किया? उसने तो बुलाया था राजोद्यान के अंदर आ जाना, सूर्यास्त होते ही मैं वहां पर अश्व लेके आऊंगा और तुम मेरे साथ में मेरी नगरी में चले जाना। फिर राजकुमार ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, जैसे ही हरि बाबा ने, विक्रम सुना रहे हैं, हरि बाबा ने उन दोनों अश्वों के बारे में बताया कि जवान अश्व पानी से डरता है और ये बूढ़ा अश्व पवन वेग से दौड़ता है। हालांकि वो भी दौड़ता है, पर जैसे ही पानी देखेगा ये जवान अश्व वहां पे ही रुक जाएगा, क्योंकि इसकी नानी वो भी पानी से डरती थी, इसकी मां वो भी पानी से डरती थी, और ये खुद भी पानी से डरता है, क्योंकि इनके डीएनए में वो प्रॉब्लम है, परंपरागत चला आ रहा है। राजकुमार आनंद सेन ने भी यही सोचा। आज जब इसे पता है कि मेरा विवाह पिताश्री ने सुंदर नगर के राजकुमार के साथ में तय कर दिया है, पिता अपने वचनों के खातिर मेरे साथ उसका विवाह करने के लिए राजी नहीं है, और मेरे पिताजी के तो वे परम मित्र है, उनके साथ मेरा विश्वासघात मैं क्यों करूं? पिताजी का और उनका मैत्रीय संबंध, जबकि उन्होंने मुझे कह दिया कि मेरे अहोभाग्य होते यदि मैं तुम्हारे साथ इसका विवाह करता, पर तुम लेट हो गए। विधि का विधान ही ऐसा होता है, और मैंने सुंदर नगर के राजकुमार के साथ में रिश्ता तय कर दिया है। अब मैं चाहकर भी अपने वचनों को तोड़ नहीं सकता। मैं राजकुमारी के प्यार का बलिदान दे सकता हूं, मैं अपने भावों की बलि चढ़ा सकता हूं, पर मैं भी विश्वासघात नहीं कर सकता। दूसरी बात, महाराज विक्रमादित्य कहने लगे, बेताल,
जब वो डीएनए की बात राजकुमार को हरि बाबा ने कही तो ये सोचने लगा, मान लो मैंने इसका अपहरण करके लेके भी आया, इसके साथ विवाह भी कर लिया, पर इसकी पुत्री या इसका बेटा, जो भी संतान हमें होगी, उसने भी यदि इसी तरह से पलायन करके किसी के साथ विवाह कर लिया तो हमारे वंश की, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज अवंतीपुर नगरी की इज्जत का इसने कुछ भी नहीं सोचा, यहां तक कि अपने पिताजी के वचनों का क्या होगा, सुंदर नगर के राजकुमार के साथ में क्या होगा, नगर में चर्चाएं क्या होगी। राजकुमारी भाग गई विवाह तय होने के पश्चात भी, जो 8 दिन के लिए आया था उसके साथ। बस यही सब सोचकर आनंद सेन ने वेताल सही निर्णय लिया और बिना रुके उस पवन वेग अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर वो चंद्रपुर नगरी के अंदर आ गया। दोस्तों, वेताल बहुत खुश हुआ। उसने कहा, क्या सटीक सोच है तुम्हारी, जो आनंद सेन ने सोचा था वही सोच तुमने उस किरदार को अपने आप में लेते हुए बताया है। राजन, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक हूं, पर तुम एक बेवकूफी कर देते हो, क्योंकि तुम बोल जाते हो और हमारा तो नियम है, तुम बोले, तुमने मुंह खोला तो मैं वापस उसी पेड़ पे जाकर लटक जाऊंगा और मैं अब चला। टाटा बाय बाय करते हुए वेताल वापस विक्रमादित्य के कंधे से उड़ता है और उसी पेड़ के ऊपर जाकर औंधा लटक जाता है। अब आगे 21वीं कहानी वेताल फिर से क्या सुनाएगा, दोस्तों ये तो सुनने के पश्चात ही पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, अपनी बात को विराम देता हूं और एक बात जरूर आपसे कहता हूं, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों कर लो, और अच्छे से अच्छी कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप फॉरवर्ड भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।